देखिए, कल आपका शुरू किया गया था ये रीट शुरू किया गया था और आपका अब तक रीट की भूमिका बांधी गई थी। यानी कि रीटों की उत्पत्ति कैसे हुई या लेख की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर आपका ये बताया गया था कि रीटें जो है वह 5 प्रकार की होती है और उन्हीं 5 प्रकार की रीटों को अब पढ़ना है। पहली रीट जो शुरू की गई थी यानी कि जो पहला लेख शुरू किया गया था वह आपका था हैबियस कार्पस, इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसे कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब हैबियस कार्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है, कल इसकी भूमिका में पूरा लेक्चर लग गया था। यानी कि कल आपका बताया गया था और पूरी भूमिका में ही लेक्चर कल लग गया था। तो हैबियस कार्पस को कहाँ कहाँ से कोरिलेट करके आप पढ़ेंगे तो आईपीसी की धारा 340 यानी कि 340, फिर 345 यानी कि 345 और धारा 100 का क्लाज हम 6 बताए थे। इसके बाद सीआरपीसी की एक धारा हम बताए थे जो यूपीजे और एपीओ दोनों में आया था और वह आपका था 97। फिर कल जो बताया गया था कि हैबियस कार्पस रीट के बारे में चार्ट में भी बताया गया था और फॉल्स इम्प्रिजमेंट या मिथ्या बंदीकरण ये बताया गया था। अब आगे देखिए, अब शुरू किया जाए आपका हैबियस कार्पस के बारे में। आपका शब्द सा शुरू किया जाए। हैबियस कार्पस की जो रीट है यह सबसे प्राचीन रीट है। हैबियस का मतलब होता है हैब और कार्पस का मतलब होता है बॉडी। पहले शाब्दिक अर्थ जाना जाता है। हैब मतलब रखो और बॉडी मतलब शरीर। इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि कैदी को सशरीर पेश करो या कैदी को सशरीर लाओ। यानी कि जब न्यायालय किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को यह आदेशित करता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में पेश करे तो इस रीट को ही हैबियस कार्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट कहा जाता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने 1974 ईस्वी में कानून सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग के वाद में, फिर एक बार केस याद रखे, पहला केस कानून सान्याल वर्सेस जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग के वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये बता दिया कि इस रीट का सारवान पक्ष यानी कि सब्सटेंसिव आपका नेचर या सारवान पक्ष कहिए या सारवान गुण कहिए ये नहीं है कि कैदी को सशरीर न्यायालय में पेश किया जाए। यानी कि कैदी को सशरीर न्यायालय में पेश किए जाने से डिनाई किया जा सकता है, इनकार किया जा सकता है। अर्थात जिस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को बंदी बनाया है अगर वह न्यायालय को संतुष्ट कर देता है कि यह बंदीकरण सही है, यह निरुक्ति सही है और विधि के अनुसार की गई है तो आपका माने न्यायालय में उस व्यक्ति को पेश किया जाना सारवान पहलू नहीं है। अर्थात पेश किए जाने से इनकार भी किया जा सकता है। लेकिन सामान्य नियम यही निकला कि कैदी को सशरीर न्यायालय में क्या करिए लाइए, वह न लाइए अपवाद है, नियम नहीं है। लेकिन आपका इस मामले में देखिए क्या था, कानू सान्याल एक उग्रवादी था और ये आशंका थी कि अगर उसे मने न्यायालय तक लाया जाएगा तो पूरा चांस है, पूरी संभावना है कि बीच में ही उग्रवादी हमला करेंगे पुलिस पार्टी पर और उसे छुड़ा लेंगे। अतः न्यायालय को ये संतुष्ट किया गया कि कानू सान्याल की गिरफ्तारी कानूनी रूप से की गई है
लाने में खतरा है और वो कानूनी तौर पे ये गिरफ्तारी क्या है सही। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाने की कोई आवश्यकता नहीं। अब यह रिट कब जारी, हाँ देखिए, आपका इस रिट की मांग के लिए एप्लीकेशन दिया जाता है या कहिए याचिका या पेटिशन दायर किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आया कि पेटिशन या याचिका कौन दायर कर सकता है। अब यहीं आपको थोड़ा सतर्क रहना है, और क्योंकि जिस व्यक्ति को गलत तरीके से बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया है, अब आप समझिए कि उसके समक्ष कितनी समस्याएं होंगी। एक तो भाई पता ही नहीं है उसे ज़्यादा क्यों डाला गया जेल में। दूसरी बात आपका कि वह कैसे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगा, काफ़ी समस्याएं उसके सामने हैं क्योंकि वह तो जेल में है। अतः कानून ये कहता है कि उसके घर वाले, उसके परिचित या उससे हितबद्ध कोई भी व्यक्ति उसकी रिहाई की मांग के लिए न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, लेकिन कोई अजनबी जो उसे न जानता हो वह याचिका दायर नहीं कर सकता। तो हैबियस कार्पस की रिट माने हैबियस कार्पस की रिट की मांग के लिए याचिका कौन दायर कर सकता है? जो बंदी हैं वो भी कर सकता है, उसके परिचित कर सकते हैं, घर वाले कर सकते हैं, उसे हितबद्ध व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अनजान आदमी उसकी रिहाई की मांग के लिए याचिका दायर नहीं कर सकता। लेकिन अगर लोकहित का मामला है, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, तो ऐसी दशा में कैदी की रिहाई की मांग के लिए समाज का कोई भी व्यक्ति लोकहितवाद या पीआईएल या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर कर सकता है। इस पर हम केस बताएंगे। केस आपका इस पर हमारा रहेगा रुदल शाह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। अभी बताया जाएगा, पहले अभी रिट के बारे में सामान्य बात की भूमिका। अब ये रिट कब, मैंने इस रिट के लिए जब याचिका दायर की जाती है तो न्यायालय शो काज नोटिस जारी करता है, रूल निसी जारी करता है। ये बिहार में आपका क्वेश्चन बना था। देखिए आपका रूल निसी, अब आगे इस याचिका को बढ़ाया जाए। मान लीजिए बी को बंदी बना लिया गया है गलत तरीके से, और ए उच्चतम न्यायालय में जाकर और बी को छुड़वाने के लिए पिटीशन या याचिका दायर करता है और कहता है कि हजूर बी को छोड़ने के लिए या छुड़वाने के लिए आप रिट जारी करिए और हैबियस कार्पस की रिट जारी करिए। ये मांग कर रहा है उसके घर वाले या जो भी। ऐसी दशा में अब प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। सर्वप्रथम याचिका आ गई तो जो व्यक्ति बंदी बनाया है, न्यायालय एक नोटिस जारी करेगा या शोकाज नोटिस, कारण बताओ नोटिस, या लीगल भाषा में उसे रूल निसी कहते हैं। अर्थात न्यायालय जिस व्यक्ति ने बी को बंदी बनाया है उस व्यक्ति को एक नोटिस जारी करेगा और ये पूछेगा कि आपने बी को किस आधार पर बंदी बनाया है, वह आधार हमें बताइए। तो जो नोटिस जारी होती है रट कर जाइएगा, वो उससे हम क्या कहते हैं लीगल तौर पे, आपका रूल निसी, या दूसरी भाषा में सो काज नोटिस, यानी कि कारण बताओ सूचना। तो किससे कारण बताओ सूचना किसके नाम जारी होगी? जो व्यक्ति क्या बनाया है बंद, वह व्यक्ति अब आएगा न्यायालय की नोटिस का जवाब देगा। यदि न्यायालय को लगता है कि जो जवाब आया है वह सही नहीं है
और बी को जो बंदी बनाया गया है ये गलत तरीके से बनाया गया है, तो उस रूल निसी को अब अंतिम कर देगा न्यायालय। यानी कि अंतिम कर देगा का मतलब ये हुआ कि अब हैबियस कॉर्पस की रिट क्या कर दी जाएगी, जारी, और किसको छोड़ने का आदेश देगा, बी को। अगर न्यायालय में ये न्यायालय को संतुष्ट कर दिया गया कि हमने बी को बंदी तो बनाया है, लेकिन बी को बंदी विधि के आधार पर बनाया गया है और कानूनन बंदीकरण सही है, तो अब रूल निसी को क्या करेगा न्यायालय, खारिज। यानी कि रूल निसी को निरस्त कर देगा, कैंसिल कर देगा, अर्थात शो काज नोटिस को अब क्या कर देगा, कैंसिल। यही आपका याचिका होती है हैबियस कार्पस। अब हैबियस कार्पस की मांग कब की जा सकती है, पहले वो देखा जाए। यानी कि इसका मतलब ये आया कि हैबियस कार्पस की रिट कब जारी की जा सकती हैं, उन दशाओं का वर्णन करिए। तो एक एक पहले दशा देखिए तब आगे बढ़ाया जाए। देखिए आपका, जो भी व्यक्ति न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करे और आपका बंदी को मुक्त करने का आदेश दे, तो आपका आधार क्या है। पहला आधार है कि यह कि जो निरोध किया गया है, जो डिटेन किया गया है, जो बंदीकरण किया गया है, वह प्रक्रिया का उल्लंघन करके किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कानूनन प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया का उल्लंघन करके किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को क्या बना लिया है, बंदी। अतः इसे छोड़ने का आप क्या दीजिए, आदेश। तो पहला आधार क्या हुआ कि बंदीकरण किसके उल्लंघन में किया गया है, प्रक्रिया का। दूसरा आपका ये है कि जो गिरफ्तारी की गई है वह गिरफ्तारी किसी कानून का उल्लंघन करके की गई है। यानी कि दूसरा आधार आप ये उठा सकते हैं कि अरेस्ट तो किया गया लेकिन यह गिरफ्तारी कानूनन सही नहीं है। कानून में ऐसे मामलों में गिरफ्तार किया ही नहीं जा सकता और पुलिस ने ऐसे मामलों में क्या कर लिया, कानून का उल्लंघन करके गिरफ्तार। तो दूसरा क्या हुआ कि विधि का क्या करके गिरफ्तार किया गया है, उल्लंघन। तीसरा ये हुआ कि हजूर किसी प्राइवेट व्यक्ति ने अवैध रूप से दूसरे व्यक्ति को डिटेन किया है, बंदी बनाया है, गिरफ्तार किया है, परिरुद्ध किया है। अतः ऐसी दशा में आप प्राइवेट व्यक्ति के नाम यह रिट जारी करिए ताकि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को रिहा कर सके, छोड़ सके। अब यहाँ आपका प्री का भी क्वेश्चन है कि कौन सी रिट ऐसी है जो सरकारी प्राधिकारी और प्राइवेट व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी हो सकती है। ये कई बार क्वेश्चन आया है प्री में, गलत न हो। कौन सी, एक ही रिट है, कौन सी, हैबियस कॉर्पस। क्योंकि इसलिए इसे पर्सनल रिट भी कहा जाता है, व्यक्तिगत रिट भी कहा जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये उठा कि किस रिट को व्यक्तिगत रिट कहा जाता है, व्यक्ति के शरीर से कौन सी रिट जुड़ी रहती है, तो वह है हैबियस कॉर्पस। तो दो क्वेश्चन यहाँ निकला, फिर एक बार याद रखिए। कौन सी रिट राज्य और प्राइवेट व्यक्ति दोनों के विरुद्ध इशू हो सकती है, तो केवल एक रिट है, वह कौन सी है, हैबियस कॉर्पस। किस रिट को पर्सनल रिट कहा जाता है, व्यक्तिगत रिट कहा जाता है, तो आपका क्या जवाब रहेगा, हैबियस कॉर्पस। क्योंकि व्यक्ति को छोड़ने से ये क्या होती है, संबंध। आगे देखिए आप,
चौथा पॉइंट ये एक दो उदाहरण बता दे भाई। इसमें देखिए आपका एक राज्य के विरुद्ध और एक आपका प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध दोनों पर एक एक उदाहरण बताया जाए। राज्य का मतलब ये हुआ कि पुलिस प्रशासन या कोई भी केंद्रीय या राज्य सरकार का अधिकारी, चाहे वह सीबीआई हो, पुलिस हो, ईडी हो, एनआईए हो, उससे हमें मतलब नहीं है। तो मान लीजिए कि पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बनाया है, तो अब ऐसी दशा में आपका यह रिट जारी की जा सकती है कि नहीं पुलिस के खिलाफ कि आप बंदी को तत्काल रिहा करिए, की जा सकती है। तो ये क्या हो गया, राज्य के विरुद्ध हुआ कि प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध, क्योंकि राज्य का ही कौन कर्मचारी है? पुलिस। वैसे भी आप लोग देख रहे हैं तमाम भाई, आपका इस समय यूपी में बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। और अभी कल की जो खबर है काफ़ी सोशल मीडिया और तमाम जगह है कि एडीजे साहब का आपका खुदाई हो रही थी और जाकर क्या किए, बुलडोजर के आगे लेट गए। यानी कि अब न्यायपालिका को भी राज्य से क्या मांगना पड़ेगा? न्याय। मैंने इसका मतलब अब कहाँ क्या सच्चाई है क्या नहीं, वो तो भाई अलग बात है, लेकिन ऐसा कार्य उनको करना नहीं चाहिए, शोभा नहीं देता कि आप न्यायपालिका में है और जाकर कोट और टाई पहनकर बुलडोजर के आगे क्या करिए? आप लेट जाइए, क्या बुलडोजर चलने नहीं देंगे? तो ये शोभा नहीं देता, लेकिन नैतिक रूप से सही नहीं है, वो कानूनी रूप से सही है, कोई इसमें बुराई नहीं है। आगे देखिए आपका एक प्राइवेट व्यक्ति देखा जाए, ये तो सरकारी व्यक्ति हुआ। मान लीजिए एक पिता है और अपनी पुत्री को अवैध रूप से बंदी बनाया हुआ है, तो अब ऐसी दशा में पिता के खिलाफ भी ये रिट जारी हो सकती है और आपका कह सकते हैं ये रिट जारी हो सकती है। तो एक उदाहरण, इसको तमाम ऐसी समस्याएं आपका उच्च न्यायालय में आ रही, मैं बता दूं, मैंने तमाम ऐसे याचिकाएं उच्च न्यायालय में आ रही हैं। तो उसमें होता क्या है, एक पॉइंट टेक्निकल यहाँ और समझ लीजिए तब इस उदाहरण को आगे बढ़ाएं। अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से बंदी बनाया है, तो आप डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते, पहले आपको इस मामले में कहाँ जाना पड़ेगा? हाई कोर्ट। लेकिन राज्य ने बनाया है तो आप हाई कोर्ट भी 226 के तहत पहले जा सकते हैं, या पहले ही कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। ये बिहार इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है आपका। और एक उदाहरण आपका देखा जाए, देखिए आप मान लीजिए ए पिता है, उसकी पुत्री बी है और बी ने पिता की मर्जी के विरुद्ध सी से मैरिज किया है। तत्पश्चात पिता जो है अपनी पुत्री को एक घर में कमरे में बंद कर देता है। तो ऐसी दशा में पति महोदय हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के गए? 226, और मांग किए कि हजूर हैबियस कार्पस की रिट जारी करिए और इनके पिता को आदेशित करिए कि वे हमारी पत्नी को क्या करें? मुक्त करें। तो पिता के नाम सो का जो नोटिस जारी हुआ, एक डेट लगाई गई, पिता को कहा गया कि आप अपनी पुत्री को लेकर इस तारीख को हाई कोर्ट में सशरीर क्या करिए? पेश। तो मान लीजिए पुत्री हाई कोर्ट में क्या हो गई? पेश। अगर यह वयस्क है, स्वच्छित है, तो पुत्री जो कहेगी वही मान्य होगा कानूनन। अगर कहती हैं कि पिता ने अवैध तरीके से बंदी बनाया है, तब पुत्री को मुक्त कर दिया जाएगा पिता के चंगुल से। और कहती हैं कि मैं अपनी इच्छा से पिता के घर हूँ, तब तो भाई मामला बिगड़ जाएगा। अलग बात है। उसके बाद क्या होगा आप लोग जानते ही हैं। उसमें
बताने की आवश्यकता नहीं है, कभी भविष्य में बताया जाएगा जब हाँ बताया जाएगा भविष्य में भाई, ये नहीं कि नहीं बताया जाएगा आगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यह एक ऐसी रिट है जो राज्य के भी विरुद्ध जारी की जा सकती है, और किसके विरुद्ध, लेकिन अगर प्राइवेट व्यक्ति ने बंदी बनाया है अवैध तरीके से तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, पहले कहाँ याचिका दायर करेंगे, हाई कोर्ट। ये अच्छे से तैयार रखिए, क्योंकि ये व्यक्ति को सशरीर लाने की बात करती हैं। अतः इस रिट को पर्सनल रिट भी कहा जाता है, व्यक्तिगत रिट भी कहा जाता है। अगला देखिए, अगला आधार आपका ये है कि निरुद्धि का आदेश तो दिया गया है, बंदीकरण का आदेश तो दिया गया है, लेकिन दुर्भावना से ग्रस्त हैं, यानी कि सद्भावना नहीं, दुर्भावनावश दिया गया है। या अगला आपका ये हो सकता है कि ऐसे कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को किया गया है जो कानून अब निरस्त हो चुका है, या उच्चतम न्यायालय ने उस कानून को या उस धारा को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है, यानी कि असंवैधानिक। तो दो तीन पॉइंट पर और गौर करना है। एक तो कानून क्या हो गया है, निरस्त। दूसरा, उस कानून या उस कानून की किसी धारा को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ने क्या घोषित कर रखा है, अवैध। अभी हम बताएंगे, अवैध घोषित कर रखा है, या गिरफ्तारी तो कर ली गई है लेकिन 24 घंटे के अंदर किसके समक्ष पेश नहीं किया गया है, मजिस्ट्रेट के। तो पुलिस वाले यही करते हैं, 4 दिन से थाने में बैठाए रहेंगे, और जो जीडी होती है, यानी कि जो आपका थाने का रजिस्टर होता है, उस पर चढ़ाते ही नहीं। जीडी में जब एंट्री हो जाएगी तब तो फाड़ा नहीं जा सकता। तो 4 दिन से बैठाए हैं और जीडी में एंट्री नहीं, यानी कि गिरफ्तारी दिखाई ही नहीं गई, और 4 दिन से थाने में क्या कर रहे हैं, कुटाई। जब मामला आपका बिगड़ता है तब, अभी इलाहाबाद का भी मामला एक आया था भाई, बहुत हाईलाइटेड, अभी आपका हुआ 2-3 माह हुआ पहले, उसको भी उदाहरण में बताया जाए। एक मैंने 18 साल से कम के बच्चे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ वकील साहब लोग गए, पता लगा तो थानेदार कहे कि हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये हुआ कि आप 24 घंटे के अंदर भेजिए मजिस्ट्रेट के पास, नहीं छोड़ेंगे तो जीडी में भी दर्ज नहीं किया। फिर एसपी से लोग बात किए तो एसपी ने कहा कि जो उखाड़ना उखाड़ लेना, मुझे किसी कोर्ट से डर और नहीं है, नहीं छोड़ूंगा। तो रात में लोग गए और हाई कोर्ट में याचिका दायर किए। हाई कोर्ट ने रात में याचिका स्वीकार भी किया, और सुबह सुबह आदेशित हुआ कि एसपी साहब क्या हो, बच्चे को लेकर हाजिर हों। अब हाई कोर्ट में एसपी साहब के, और आजकल बहुत फोन भी खतरनाक है, आप कहीं भी बात करिए तो सावधानी से करिए, सबको सलाह दी जा रही है। कौन बातें कहाँ टेप हो रही है कोई नहीं जान सकता, सरकार भी टेप करती रहती है। पेगासस के मामले बड़े बड़े लोगों के लिए है, और छोटे छोटे लोगों के लिए तो फोन ही पर्याप्त है, और कई लोग तो लगातार रिकॉर्डिंग में ही लगाए रहते हैं। एक दो लोग हमारी भी आवाज़ रिकॉर्ड करके एक दो लोगों को भेजे कि सर तो हमें बहुत मानते हैं, बहुत हमें जानते हैं, तो उसके बाद से आपका हम भी सावधानी से बात करने लगे। यानी कि जानते भाई, देखिए हमारे लिए सब बराबर है। अब कोई दो चार क्वेश्चन पूछ ले रहा है, बता दिए, तो सर तो हमें हमेशा बता देते हैं, और ये बात तो एक दो जगह प्रचारित कर दिए तो पता तो लग ही जाता है भाई, ये थोड़े कि हम बैठे हैं। यानी कि आपका तो भाई, आप रिकॉर्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी भी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं भाई। तो कुछ लोग 24 घंटा रिकॉर्ड में लगाए रहते हैं, उसका फायदा भी रहता है। मान लीजिए कोई धमकी भरा फोन आया तो वह रिकॉर्ड हो गया उसी में। लेकिन अननोन नंबर से एक और सलाह दी जा रही है
कि जब भी अननोन नंबर से व्हाट्सएप कॉल आए, वीडियो कॉल आए तो बिल्कुल ना उठाइए। मैं फिर आपको सतर्क कर रहा हूँ, क्योंकि कोचिंग के भी दो चार लोग फंस चुके हैं। वीडियो कॉल आएगी और आपका फिर असली वीडियो बनाकर आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा और क्या मांगा जाएगा? धन धन धन। तो आप भी फोन करके कहिएगा कि हम भी आपका असली वीडियो बनाए हैं, हमें भी 2 लाख 4 लाख दे दो। डरिएगा ना, वो फर्जी सब भरमाते रहते हैं, ये मुकदमा वो मुकदमा। तो आगे देखा जाए भाई, 3 उदाहरण देखा जाए, कम से कम एक उदाहरण तो बताया गया। 3 पॉइंट लास्ट में देखा जाए, तब इस सीट को आगे बढ़ाना है, अभी समाप्त नहीं हुई, पूरा लेक्चर आज ले लेगी ये। कोई कानून था और उस कानून को या तो अध्यादेश जारी करके या संसद ने या राज्य विधानमंडल ने अब समाप्त कर दिया है, और पुलिस ने उस कानून का सहारा लेकर किसी व्यक्ति को क्या बना लिया है? बंदी। तो ऐसी दशा में भी इस रिट की मांग की जा सकती है कि कानून है नहीं और कानून समाप्त हो गया, और समाप्त हुए कानून के तहत हमें क्या बनाया गया है? बंद। एक ये भी आधार है। दूसरा आधार ये देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला काफी गंभीर उठा था। देखिए, आपका पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझिए, अभी बिहार में भी एपीओ में भी आया था क्वेश्चन कि जुडिशियल रिव्यू क्या है। थोड़ा इसका हम मैं व्यापक थोड़ा बहुत करके बता रहे हैं अवैध को। जुडिशियल रिव्यू को हिंदी में कहते हैं न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन। भाई याद रखिए, अभी आपका पूछा भी गया था इंटरव्यू में भी, और आपका कह सकते हैं कि प्री में भी आया था। न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन जो पीसीएस में आया था प्री में, वो बताया जाएगा अभी संविधान। वह ये पूछा था कि अमेरिका और भारत में जुडिशियल रिव्यू कहाँ व्यापक है, यानी कि कहाँ वाइड क्षेत्र है और कहाँ नैरो है। तो अमेरिका में व्यापक है और भारत में क्या है? दायरा से बताएंगे हम आगे, वो बहुत लंबा चल जाएगा, आपका 2-4 मिनट में इसको निपटा के। जब न्यायालय किसी प्राधिकारी द्वारा, चाहे संसद हो चाहे राज्यपाल, उससे मतलब नहीं, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जब न्यायालयों की वह शक्ति जिसके तहत वह किसी प्राधिकारी द्वारा बनाई गई विधि को शून्य घोषित कर देते हैं, इसी शक्ति को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। अब लीगल तौर पर जो कहा जाएगा, आपका वाइड कहेंगे, लेकिन अन्य भाषा में नल एंड वाइड भी कहा जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक भी, अवैध भी कहा जाता है। लेकिन शुद्ध जो कानूनी भाषा है, जो हमारे संविधान में प्रयुक्त की गई है अनुच्छेद 13 में, वह वाइड लिखा गया है, यानी कि वाइड का मतलब शून्य, उर्दू में बातिल कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन आपका बातिल पर आईएएस बनाया था, लेकिन अन्य राज्य जो जे में बना रहे हैं वह असंवैधानिक या अवैध ज्यादा सब दे रहे हैं। लेकिन पहली वरीयता आपका क्या देना है? तीनों शब्द आ जाए तो शून्य। अब कोई सेक्शन देखा जाए जिसके तहत आपका कोई प्रावधान शून्य है, फिर भी पुलिस उस प्रावधान का यूज कर रही है, तो आइए सबसे अच्छा उदाहरण आईटी एक्ट का ही देखा जाए, थोड़ा दूसरे कानूनों में जाकर। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000, यानी कि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000, पिछली बार आपका एपीओ में बना भी था क्वेश्चन। ये ये क्वेश्चन बना था कि जो आईटी एक्ट के तहत संशोधन हुआ था वह किस तारीख को लागू किया गया था? 17 अक्टूबर सन 2000। रट कर जाएगा किस तारीख को? 17 अक्टूबर सन 2000। एपीओ में आ चुका है, गलत ना हो, आगे बढ़िए। इसकी धारा हमें देखना है 66A, यानी कि 66A।
देखिए 66 ए आपका श्रेया सिंघल के वाद पर आधारित है। तो श्रेया सिंघल एक एलएलबी की छात्रा थी उस समय, और उसने उच्चतम न्यायालय में एक लोक हित वाद एलएलबी कर चुके हैं भाई, अभी अभी आया भी था पेपर ऊपर में भी। एलएलबी की छात्रा थी और वह उच्चतम न्यायालय में लोकहित वाद दायर की थी और मांग की थी कि जो ये आईटी एक्ट का सेक्शन 66 ए है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये हमारे स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आज़ादी यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात करता है। यानी कि अनुच्छेद 19(1)(a) का क्या करता है, उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बात मानते हुए 66 ए को शून्य घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। फिर भी आपका हो क्या रहा था कि इस धारा के तहत व्यक्तियों के खिलाफ थानों में एफआईआर होती थी और पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी। ऐसी दशा में आपका सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया कि भाई जब ये धारा शून्य घोषित कर दी गई है तो इस धारा का प्रयोग क्यों। और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया कि सभी को आदेश मैंने नोटिस जारी किया कि आप क्यों प्रयोग कर रहे हैं, जबकि धारा के तहत अब किसी के खिलाफ न तो एफआईआर होगी और न ही क्या हो सकता है, आपका दंडित किया जा सकता है, क्योंकि ये धारा उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या घोषित कर दी गई है, शून्य। तो अगर किसी कोई धारा शून्य घोषित कर दी गई और उस धारा के तहत किसी व्यक्ति को क्या कर लिया गया है, गिरफ्तार, तो किस रिट की मांग कर सकते हैं, हैबियस कॉर्पस। यहाँ भी राजनीति भी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए राजनीति कैसे होती है। आपका आजम खां के खिलाफ आपका एक व्यक्ति ने उनकी पोस्ट को, एक लड़का था 17 वर्षीय, बस ये काम किया था कि उनकी पोस्ट को फेसबुक से फॉरवर्ड कर दिया था। तो पुलिस गई, गिरफ्तार करके 2-3 दिन जेल में रखी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, हाय तौबा मचा। फिर योगी जी के खिलाफ कोई टिप्पणी कर दिया था सोशल मीडिया पर, तो यहाँ भी पुलिस पहुंची और दबोच कर जेल में डाली। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, यानी कि तत्काल तत्काल मानवाधिकार कार्यकर्ता सक्रिय थे और छोड़ना पड़ा, और सरकार को काफी डांट लगाया सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामलों में। ये क्या तमाशा बना रखे हैं, क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं भाई, दंड की मात्रा कम है 7 साल से, तो आप ऐसे मामलों में क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन वही है कि सरकार है भाई, तो सरकार अपने मन से चलती है। देख रहे हैं कि डीजे साहब ही क्या मांग रहे हैं, पानी, यानी कि लेट कर कि पानी दो और बुलडोजर को क्या करो, रुको, तो आगे हो तो अलग बात है। अगला देखिए नियम भाई, अगर पुलिस ने या सरकार के किसी प्राधिकारी ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया है, तो इस रिट को जारी करने की मांग की जा सकती है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर पेश करना हमारा मूल अधिकार है। और ये अनुच्छेद 22 के किस लाज में है, 2 में। तब भी रिट की मांग की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और कहाँ, हाई कोर्ट। लेकिन सरकारी प्राधिकारी है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, और प्राइवेट है तो आप कहाँ जा सकते हैं, पहले हाई। इस प्रकार अभी आधार बताया गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब जो आपको बढ़ना है, केस के माध्यम से बढ़ना है भाई, केस के माध्यम से। तो पहला हम जो केस का माध्यम उठाते हैं, 3 केस एक बार और 2 केस कम से कम एक बार पढ़ना है। और 3 केस हम पढ़ा रहे हैं। एक एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला का केस, दूसरा आपका रुदल शाह का केस, और तीसरा भीम सिंह का। 3 केस पहले देखिए, तब आपका और 2 केस पढ़ने हैं, दरियाव सिंह का और गुलाम सरवर का। पहला केस देखिए भाई, एडीएम एडीएम जबलपुर
बनाम शिवाकांत शुक्ला। ये 1976 का केस है, नेट में भी आ चुका है। पहले विशेषता देखिए इसकी। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला का केस 1976 का है। इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया। अब नेट में देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। इसमें कुल जजों की कितनी पीठ बनी थी? 5। कितने से निर्णय आया? 4-1 से निर्णय आया। तो नेट वोट में आजकल अल्पमत में भी पूछा जा रहा है। इसमें अल्पमत में जो निर्णय दिए थे जस्टिस खन्ना थे, और जो सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वह पीएन भगवती थे। फिर एक बार याद रखिए ये विशेषता। आपका 5 जज इस केस में बैठे थे, 4-1 से निर्णय आया, यानी कि 4 पक्ष में निर्णय दिए, और एक जज ने क्या दिया? इसके विरोध में निर्णय दिया। विरोध में निर्णय देने वाला जज कौन था? जस्टिस खन्ना थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जस्टिस पीएन भगवती। इस केस का उपनाम भी पूछा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला केस या हैबियस कार्पस वाला केस। कई बार आ चुका है जे में। इस केस को हैबियस कार्पस वाला केस या बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला केस कहा जाता है। तो क्या मारेंगे? शिवाकांत शुक्ला। यह केस इतिहास में उच्चतम न्यायालय ने अब तक जितने निर्णय दिए हैं उन निर्णयों में यह निर्णय सबसे खराब माना जाता है। मैं फिर बता दूं, सबसे खराब निर्णय कौन माना जाता है? एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला। अब इसको पढ़ने के लिए आपका इतिहास थोड़ा देखना पड़ेगा, और इसके बाद आपका अनुच्छेद 20 और 21 हम देखेंगे इस केस को। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन, और फिर अनुच्छेद 359। 3 एंगल से पढ़ना है। देखिए इसके इतिहास में जाना पड़ेगा थोड़ा। देखिए आपका तीसरा आपातकाल भारत में लागू था, और तीसरा आपातकाल कैसे लागू हुआ उस इतिहास को भी हमें थोड़ा बहुत यहाँ जानना है। आपका दूसरा आपातकाल चल रहा था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय पीएम थी देश की। रायबरेली से ही चुनाव लड़ी थी, जीती भी थी। तो आपका जो उनके विरोधी थे, यानी कि आपका राज नारायण थे, इन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और कहा कि ये भ्रष्टाचार करके अवैध तरीके से चुनाव जीती हैं, अतः इनके चुनाव को निरस्त किया जाए। ये मांग आपका राज नारायण ने किया। राज नारायण की याचिका स्वीकार कर ली गई। फिर आपका हाई कोर्ट ने निर्णय दिया और ये कहा कि जो इंदिरा गांधी का चुनाव था वह आपका कह सकते हैं कि मने अवैध था। अभी बिहार में पूछा भी गया था कि श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण का केस आपका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संविधान का कैसा ढांचा है? बेसिक। अभी बिहार में इसी बार आया था राज नारायण का केस। तत्पश्चात इंदिरा गांधी बौखला गई और रातों रात उन्होंने राष्ट्रपति के पास एक लेटर लिख कर गई और ये दिखाई कि आंतरिक अशांति हो गई है देश में, और आप इस पर साइन करिए, और इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण तीसरा आपातकाल लगाइए। उस समय फखरुद्दीन अली अहमद थे राष्ट्रपति। बेचारे डर गए, रात में साइन किए, किसी को पता नहीं लगा, और सुबह सुबह मीडिया में आया कि आपका तीसरा आपातकाल देश में क्या हो गया, लग गया, और सरकार ने सभी के मूल अधिकार सस्पेंड कर दिए। अब देखिए समस्या का तमाम जाति की गई भाई।
यानी कि लोगों की नसबंदी की गई, जनसंख्या न बढ़े। तत्पश्चात जितने ये लालू यादव जी, मुलायम जी हैं, सबको जेल में डाल दिया गया। मोदी जी फरार हो गए। वो तो कहिए कि फरार हो गए, भाग गए थे, 1 साल तक कहीं दिखाई नहीं दिए। तो इसीलिए आपका नेताजी कहते हैं कि जब आपातकाल था तो हम लड़े और पीएम ये बन गए। इसी को कहते हैं किस्मत। आपका किस्मत ये है कि 2-3 साल तक, आपका 2 साल तक जाकर हिमालय में रहे, मन बदल गया, वापस आ गए। वापस आ गए तो क्या बन गए? सीएम और पीएम। भाई किस्मत इसी को कहते हैं। नहीं मन बदलता तो साधु के भेष में क्या करते? हिमालय में घूमते रहते। लेकिन वही है कि माथे पर लकीर लिखी थी, क्या कहा जाता है, पीएम बने की, तो कहाँ से आपका हिला हिमालय में रहते। आगे बढ़ा जाए इसको। तत्पश्चात आपका तमाम लोगों को इसी बीच बिना किसी आधार के गिरफ्तार करके सरकार जेल में डालने लगी, और ज्यादातर विपक्षी नेताओं को, जितने विपक्षी कार्यकर्ता थे, नेता प्रता थे, सबको डालिए जेल में ताकि आंदोलन न कर पाए। इसी बीच उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत थी, 438 सीआरपीसी। तमाम लोग सत्र न्यायालय, हाई कोर्ट जाने लगे। तो न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे और सीआरपीसी की धारा 438 को आपका उत्तर प्रदेश से निरसित कर दिए, यानी कि आप अग्रिम जमानत भी नहीं मांग सकते उत्तर प्रदेश में। उस समय ये हालात था। तत्पश्चात तब ये हुआ कि लोगों को अवैध रूप से बंदी बनाकर जेल में डाला जा रहा है। तो न्यायपालिका का ये कर्तव्य था कि वह ऐसी दशा में लोगों के अधिकारों की रक्षा करे। तो कई उच्च न्यायालयों में इसके लिए याचिका दायर की गई। कुछ उच्च न्यायालयों का ये मानना था कि जब देश में इमरजेंसी लागू हो, मूल अधिकार सस्पेंड हैं, तो आप अपने बंदीकरण को चुनौती नहीं दे सकते, यानी कि न्यायालय हैबियस कॉर्पस की रिट जारी नहीं कर सकते। जबकि कुछ उच्च न्यायालय ये कहे कि भले आपातकाल लागू हो, उच्च न्यायालय हैबियस कॉर्पस की रिट जारी करके अवैध तरीके से बंदी बनाए गए लोगों को छोड़ने का आदेश दे सकते हैं। तो इस क्रम में आपका जो लीडिंग केस आया वह एमपी का ही आया। एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला, यानी कि शिवाकांत शुक्ला को गिरफ्तार किया गया था। वह उच्च न्यायालय गया एमपी का। उच्च न्यायालय ने छोड़ने का आदेश दिया। एडीएम जबलपुर के आदेश से उसको क्या किया गया था? बंदी। तो अब सरकार जाएगी भाई सुप्रीम कोर्ट अपील में। तो जब सरकार गई तो आगे किसका नाम हो जाएगा? अपील करता का। तो एडीएम जबलपुर आपका गए सुप्रीम कोर्ट, मैंने सरकार उनके साथ थी क्योंकि सरकारी, और इसके खिलाफ गए शिवाकांत शुक्ला। उच्चतम न्यायालय को ये चाहिए था कि वह व्यक्तियों के मूल अधिकारों की रक्षा करे, लेकिन उच्चतम न्यायालय जिस समय आवश्यकता थी उस समय रक्षा नहीं कर पाया। और ये निर्णय दिया उच्चतम न्यायालय कि अगर आपातकाल के दौरान मूल अधिकार सस्पेंड हैं, किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है, तो हैबियस कॉर्पस की रिट हम नहीं जारी कर सकते। अब हो सकता है डर गए कि क्या हुआ, अब क्या बताया जाए। जबकि मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती थे, लेकिन जस्टिस खन्ना ने इस निर्णय का विरोध किया और कहा कि भले आपातकाल लागू हो, सुप्रीम न्यायालय को पावर है कि वह हैबियस कॉर्पस की रिट क्या कर सके? दायर। लेकिन आपका 4 बहुमत था और ये क्या था, तो निर्णय मान्य नहीं होगा, लेकिन देंगे ये। तत्पश्चात आपका जनता दल की सरकार आई। अगले चुनाव में जब चुनाव हुआ तो जनता दल की सरकार आई। जनता दल की सरकार ने वादा किया था कि लोगों की स्वतंत्रता हम पुनः बहाल करेंगे। तो जनता दल की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया। 44वां संविधान संशोधन कब किया गया?
1978 में, और आर्टिकल 359 में एमेंड किया गया। फिर एक बार देखिए, एमेंड ये किया गया कि अब आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 में दिए गए मूल अधिकार और 21 में दिए गए मूल अधिकार इमरजेंसी में भी सस्पेंड हो सकते हैं कि नहीं? नहीं हो सकते। यानी कि कौन से मूल अधिकार सस्पेंड नहीं हो सकते? तो आर्टिकल 20, यानी कि वर्तमान समय में ये है कि अगर आपातकाल में भी आपको बंदी बनाया गया है तो आप कोर्ट का दरवाजा क्या कर सकते हैं? खटखटा सकते हैं। ऐसे नहीं यार, न्यायपालिका ने नहीं अधिकार दिया, ये संविधान में क्या करना पड़ा? संशोधन। इस प्रकार आपका एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला का केस समाप्त होता है, जो इतिहास में, मैं फिर बता दूं, सबसे खराब निर्णयों में एक निर्णय गिना जाता है। इससे खराब निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं दिया। अगला केस देखिए अब, रुदल शाह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। तो रुदल शाह के केस में भी आपका यह केस भी कई एंगल से पूछा जाता है, इसको भी अच्छे से याद रखना है। पहले एंगल देखा जाए तब इस केस की कहानी देखी जाए भाई। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंपनसेशन, संवैधानिक प्रतिकर की बात सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम किस केस में की, या किस केस में संविधान के उल्लंघन होने पर पीड़ित को सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय ने राज्य से मुआवजा दिलवाया? तो वह केस आपका कौन सा है? रुदल सा, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपनसेशन, ये कई बार आ चुका है। दूसरा उदाहरण, कौन सा वह वाद है जिसमें सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों के उल्लंघन करने पर राज्य से पीड़ित को मुआवजा दिलवाया? तो प्रथम केस कौन सा है? रुदल शाह। तो रुदल शाह में देखिए हुआ क्या था, पहले ये देखिए। रुदल शाह भाई आपका ये देखा कि बिहार में तमाम कैदी ऐसे हैं जो छोटे छोटे अपराध किए हैं, दंड की मात्रा कम है, न तो उनके पास वकील है, न दलील है, न पैसा है, और जेल में सड़ रहे बेचारे। यानी कि सजा भी पाते तो 2 साल, और 5 साल से बिना जमानत के जेलों में क्या है? सड़ रहे हैं। तो रुदल साहब पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और कहा कि हजूर ये तो घोर अन्याय है। क्या गरीब न्याय पाने का हकदार नहीं है? क्या ऐसे व्यक्ति न्याय नहीं पाएंगे जो पैसे के अभाव में है? अर्थात इसका मतलब, क्या ऐसे व्यक्ति जज नहीं बन सकते जो गरीब हैं? क्या केवल धनी को ही जज बनने का अधिकार है? तो भाई इसीलिए कोचिंग भी चलाई जा रही है, ताकि जो भी गरीब दुखी दरिद्र, या जो भी आपका कह सकते हैं कि पैसा ज़्यादा न हो, वो भी पढ़ सके। आप देखिए बाहर जाकर देखिए, लोग दिल्ली से भी वापस आकर तमाम लोग 20-25 लोग पढ़ रहे हैं। आप खुद वो कह रहे हैं कि दिल्ली में भी इतना पढ़ाया नहीं जाता, केवल एक भौकाल है कि आपका दिल्ली दिल्ली दिल्ली। भाई जितना आप बता देते हैं कोरिलेशन और टेक्निकल प्रश्न, ये तो दिल्ली में भी कहीं नहीं बताया गया। मैं तो 2 साल वहाँ से क्या किया हूँ, पढ़ कर आऊँ, खुद वो लोग है और आकर पढ़ रहे हैं सुबह शाम। लेकिन वही है कि नाम ओपन नहीं करते, क्योंकि लड़के पूछ लेंगे कि दिल्ली से पढ़ कर आए हो तो बताओ ये। चाहे दिल्ली से पढ़ कर आओ या दौलताबाद से। यानी कि भाई जो 2-3 लाख नहीं दे सकता पैसा, यानी कि जिसके पास धन नहीं है, क्या वह जज और डॉक्टर नहीं बन सकता? बन सकता है। बस उसे करना क्या होगा? मेहनत के बल पर। और आपका धन नहीं है तो उसका उपाय है कि आप क्या करिए? मेहनत करना ही होगा। मेहनत से पीछे हटेंगे तो न धन आएगा और न पद आएगा। जैसे कि आपका एक और मैं उदाहरण बता था, जिसके पास धन है डोनेशन देकर
यूक्रेन में अपने बेटे बेटियों को भेज दिए और पैसा करोड़ों देकर मेडिकल में क्या करा दिए एडमिशन। यहाँ तो परीक्षा बचवा पास नहीं कर पाया। बचवा पास कर जाता तो यही नहीं हो जाता। तो अब ऊपर से क्या गिरने लगा, बम। तब पता लगा कि प्रधान जी भी पहुंच गए हैं एडमिशन लेकर। जब दो चार बम गिरा तब प्रधान जी सोशल मीडिया पर आई कि मैं इस गांव की प्रधान हूं। तो सरकार जांच बैठाए कि प्रधानी करते हुए कहां से मेडिकल की तैयारी। तो भाई आप प्रधान है तो गांव में रहेंगे कि विदेश में रहेंगे, यानी कि आप पद के योग्य कहाँ है। अब आगे वो तो अलग बात है। वो धारा 5 आपका 5 है, वो पंचायत राज है, उसमें आगे देखा जब है इसको। तो ऐसी दशा में रुदल शाह सुप्रीम कोर्ट में गया, पीआईएल दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राज्य क्या दे कैदियों को मुआवजा और निःशुल्क विधिक सहायता भी दे, और जो जो कैदी अधिक रह चुके हैं जेल में, जितनी सजा हो सकती है उससे भी अधिक, उन्हें तत्काल क्या किया जाए, छोड़ा जाए। इसलिए सीआरपीसी में भाई संशोधन हुआ है। आपका तमाम कानून भी बने हैं। आप सीआरपीसी की धारा एक बार गौर करिएगा, 436, कि अगर कोई व्यक्ति जमानती अपराध में गिरफ्तार किया गया और उसके पास जमानतदार नहीं है तो सड़ता रहता था। लेकिन अब 7 दिन का नियम है। 7 दिन बाद बिना जमानतदार के उसे क्या दे दी जाएगी, जमानत। 7 दिन तक रखा जा सकता है बिना जमानतदार के, 7 डेज। रुदल शाह के बाद आपका जो केस आता है, भीम सिंह का केस आता है। जहां तक भीम सिंह की केस की बात है, आपका भीम सिंह पैंथर पार्टी के थे, जम्मू कश्मीर के अभी भी हैं। और ये विधानसभा में किसी विधेयक का विरोध करने वाले थे। तो सरकार ने पुलिस को इशारा किया और पुलिस सुबह सुबह इनके घर गई और जाकर थाने में बैठा दी बिना किसी कारण के। और जब बहस वहस हो गई और जब आपका कह सकते हैं बिल पास हो गया, कानून बन गया, तो छोड़ दिया गया। ये पहुंच गए, माने ये न्यायालय में पहुंचे कि हमें अवैध तरीके से बंदी बनाया गया था, हमें क्या दिलवाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा दिलवाया। कहा कि राज्य ने क्या किया है, गलत काम किया है। अब लास्ट में दूसरा एंगल देखिए। ये तो 3 केस लीडिंग थे, रे जुडिकेटा और आपका हैबियस कार्पस। ये अब अगला क्वेश्चन बनता है। प्रांग न्याय का सिद्धांत आपका किस रिट में लागू नहीं होता, वह आपका है बियस कार्पस में। इंटरव्यू में जो पूछा जाता है कि रे जुडिकेटा, पहले एक लाइन रे जुडिकेटा फिर नए लोग समझे भाई। रे जुडिकेटा का मतलब ये हुआ कि अगर किसी विषय पर न्यायालय ने एक बार फैसला दे दिया है तो उस विषय पर न्यायालय दोबारा फैसला नहीं देगा, उस विषय पर दोबारा सुनवाई नहीं करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, रेस जुडिकेटा। अब आइए, मान लीजिए एक को अवैध रूप से बंदी बनाया गया। एक बार इसके घर वाले हैबियस कार्पस रिट की मांग किए और न्यायालय ने रिट जारी करने से क्या किया, इनकार। तो अगर रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू होता तो दोबारा याचिका दायर नहीं की जाती। लेकिन इसमें रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होता। तो क्वेश्चन ये बनता है इंटरव्यू में कि आखिर हैबियस कार्पस की रिट में रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू क्यों नहीं होता। तो एक लाइन जवाब दीजिएगा कि जो व्यक्ति बंदी बनाया गया है उस व्यक्ति का प्रत्येक क्षण या प्रत्येक पल एक नए वाद हेतु या एक नए काज अफेक्शन या एक नए वाद कारण भाई शुद्ध शब्द नहीं, आपका समझाने के लिए लीगल शब्द हैं। काज एक्शन या वाद हेतु, एक प्रत्येक पल एक नए वाद हेतु को क्या देता है, जन्म।
यानी कि एक एक क्षण उसकी निवृत्ति अवैध है, और जो एक एक क्षण बीत रहा है वह अवैधता में बीत रहा है। अतः एक एक क्षण के लिए एक एक याचिका दायर की जा सकती है। एक और याद रखना है, ये जो अपराध है या अपकृत्य है, ये अनवरत अपराध है, अनवरत अपकृत्य है। लगातार चलने वाला क्या है? अपराध या अपकृत्य। क्योंकि क्या पा सकते हैं, याद रखिए, कंटिन्यू ऑफेंस ये है, लगातार चलता रहता है। तो इसलिए इसमें रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होता। इसके लिए दो केस याद रखिएगा, फिर मैं बता रहा हूँ। पहला केस है दरियाव सिंह वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य। दरियाव सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि आपका जो प्रांग न्याय का सिद्धांत यानी कि सीपीसी की धारा 11 का प्रिंसिपल रिटों में भी लागू होता है। तो रिट में रेस जुडिकेटा लागू है, लेकिन दूसरा केस गुलाम सरवर का केस है। गुलाम सरवर गुलाम सरवर वर्सेज भारत संघ है भाई, उत्तर प्रदेश का नहीं। गुलाम सरवर वर्सेज भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये बता दिया कि रिटों में भी आपका रेस जुडिकेटा लागू है, लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट में यह लागू नहीं होता। तो नहीं होता तो आपका उदाहरण लास्ट में बताया जाए, एक लाइन और, कि कोई ऐसा उदाहरण बताइए जिसमें कि एक ही मामले में कई बार याचिका दायर की गई और हैबियस कार्पस रिट जारी करने की मांग की गई। तो वह बताइएगा। हुसैन आरा खातून। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य के मामले में एक ही मामले में 7 बार एक साल में याचिका दायर की गई थी भाई, 7 बार। क्योंकि रेज जुडिकेटा इसमें लागू नहीं, यानी कि 7 बार हुसैन आरा खातून बनाम कौन सा? बिहार राज्य। भाई आपका सभी केस याद रखिएगा, और लगभग सभी बातें हैबियस कार्पस की बताई गई। मैंने कल जो इसमें चलेगा वह मंडमस चलेगा, यानी कि पढ़ कर आइएगा। अभी आपका 10